देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? जर्मनी के साइंटिस्ट यानी कि जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम के इन्होंने क्या बता 1826 में एक रिलेशन प्रपोज किया वी एंड आई के बीच में। मतलब क्या है? विभवांतर और धारा के बीच में इन्होंने एक संबंध स्थापित किया प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो इन्होंने एक संबंध स्थापित किया, बताया कि इनके बीच में जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा में एक ग्राफ प्राप्त होती है, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में। तो इसी को इन्होंने एक इनके अकॉर्डिंग एक लॉ दिया गया, एक रूल दिया गया। इसी के बेस्ड पर उसी रूल के बारे में हम जानेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग ये रूल क्या था? इनके अकॉर्डिंग ये रूल था कि when the potential is developed across the ends of the wire या कंडक्टर आ जाए। तो देखिए, तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था? पहली बात ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही डेवलप्ड अ रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। इन्होंने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध स्थापित किया और इन्होंने कहा कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है वैसे वैसे धारा बढ़ती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सर पिछले क्लास में। हाँ, आ जाइए, देख चुके हैं ना हम लोग पिछले क्लास में। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा विभवांतर मतलब क्या है? अरे आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको बता रखा था। बताइए, एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है ना। टेम्परेचर फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, हीट उष्मा। हाँ, तो हीट फ्लो करेगा कहाँ से? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसे अगर कोई बॉडी स्लाइड करेगी तो वो कहाँ से? मतलब यहाँ ऊंचाई से नीचे की ओर, मतलब ढलान ना। तो हर जगह एक अंतर आ, ढलान मतलब यहाँ ऊंचाई में अंतर, प्रेशर में अंतर, टेम्परेचर में अंतर, इन्हीं की वजह से कुछ न कुछ फ्लो करता है। तो ऐसे ही अगर विभव में अंतर होगा तो क्या फ्लो करता है? चार्ज, आवेश ना। और वो आवेश जो फ्लो करता है उसकी वजह से क्या उत्पन्न होती है? धारा। तो ये कहा गया कि जितना ज्यादा विभवांतर होगा, मतलब ढलान जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से फ्लो करेगा, है ना। तो वही बात, जैसे आप पानी देखिए, पानी हमेशा ढलान में फ्लो करता है। पानी ऊपर से नीचे आ जाता है लेकिन नीचे से ऊपर स्वतः नहीं जाता, है ना। तो वही बात हम कह रहे हैं। तो इन्होंने वी और आई के बीच एक बहुत सिंपल सा ग्राफ खींचा। आई का मतलब आप क्यों ही समझेंगे, क्यों मतलब चार्ज ही समझेंगे। बस फर्क ये है कि अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा, तो उसको चार्ज नहीं कहते, आई कहते हैं। समझ गए ना। तो ये क्यों ही है, मन की आंखों से देखिए, ये क्यों है ना। तो v किस पर डिपेंड करेगा? q पर। अब q चलेगा कि नहीं चलेगा, एक किस पे डिपेंड करेगा? v पर, विभवांतर पर, ना। तो हाँ, तो विभवांतर पर। तो इन्होंने कहा, सर जॉर्ज साइमन ओम जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1826 में कहा, क्या कहा कि v और i के बीच में एक सीधी एक समानुपात रिलेशन होता है, संबंध होता है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो सीधी रेखा में ग्राफ प्लॉट होती है। प्रैक्टिकली इन्होंने डेमोंस्ट्रेट भी किया था। और तो इन्होंने कहा क्या, इनका नियम जब पूछे क्यों उनका नियम लिखिए, तो ये जरूरी नहीं है हम लोग इतिहास भूगोल लिखना शुरू कर दें। 1826 में, सन 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम, सब याद करना पड़ जाएगा आपको। तो नहीं, पेपर के लिए केवल ये मूल बातें आप याद रखेंगे, उतना से काम हो जाएगा ना। तो ये तो मैं मुझे याद था तो हम कहीं बता दिया, आप लोगों को पता चले कि हम गुरुजी पूछाता है, समझे ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा था इनके अनुसार, कब एट कांस्टेंट पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब क्या नियत हो? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी चालक का। पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, किसी अगर चालक का, अगर ये तीनों चीजें जो फिजिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर्स अगर सभी क्या हो? नियतांक हो। अब सुनिएगा, बुक में कहीं कहीं पर इन दोनों को नहीं भी लिखा होगा, केवल टी लिखा होगा। तो टी लिखना जरूरी ही है, अनिवार्य है। अगर पीवी को आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, नियत ताप पर, कक्षा 10 से याद करेंगे, नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपातिक होता है। पढ़ा है ना आपने। तो क्या कहा था? नियत ताप कहा था आपने, कक्षा 10 से याद हो तो 10 पास है। हाँ, ठीक। तो आपने 10 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नियत ताप पर कहा करते थे। शायद मुझे नहीं याद है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, हम थोड़ा पढ़े, हमें ये, मुझे ये पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, कि उसमें ताप और दाब का भी नाम लिए थे, ये ताप और आयतन का भी नाम लिए थे।
नहीं नहीं ना, लेकिन होता तीनों है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम बता रहे हैं, जैसे देखिए अगर किसी चालक तार है, कोई तार है, चालक वही होता है ना जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो मान लीजिए कोई हमारे पास तार है, उस तार में आपने विद्युत धारा लगा दिया, तो उसका प्रेशर तार का अंदर का जो भी प्रेशर है वो या उसका आयतन ये बढ़ जाएंगे क्या, बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा प्रेशर बदल रहा है, मतलब तार जितना सघन था लिक्विड था वैसा कुछ हो रहा है, या फिर जितना उसका आयतन था वो आयतन बढ़ गया या घट गया धारा प्रवाहित करने पर, तार पतला या मोटा या छोटा या बड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो मोस्टली आप इन दो चीजों को ना ही कहें तो भी बेहतर है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें फर्क तो आता है लेकिन इतना कम आता है कि हमें आपको पता नहीं चलेगा, समझ है ना। तो इसलिए इन दोनों को कोई खास नहीं है, छोड़ दीजिए। लेकिन ताप घटाने बढ़ाने पर करंट मैटर कर जाता है, करंट में चेंज आ जाता है। कैसे? आपने देखा होगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हैं तो जैसे जैसे अलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा समय तक आप यूज करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो पहले से कम फंक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, वो धीमा हो जाता है। जैसे पंखा ही बहुत, अभी आप गर्मी से निजात पाए हैं 2-4 दिनों से प्रकृति द्वारा हम लोग हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि सुबह में फैन ठीक ठाक चल रहा है, दोपहर में एकदम ऐसा जैसे लग रहा है दोपहर में कसम करना जी गर्मी ज्यादा लगी, हाँ हाँ अपने हवा देंगे बस ऐसा होता है लगता है ना, बहुत धीमा चलने लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही आप बल्ब नया खरीद करके लाएंगे तो एकदम बहुत ज्यादा प्रकाश करता है, लेकिन कुछ दिन जला लीजिए तो वो उसका ग्लो करना मतलब प्रकाश कम हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो आप कोई भी कर, फोन कोई चलाते चलाते हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो उसके फंक्शन में फर्क पड़ता है ना। हाँ, चार्जर वगैरह पे भी, ठीक है, तो चार्जर भी गर्म हो जाता है तो स्लो चार्ज करने शुरू कर देता है ना। फोन भी गर्म हो जाता है तो धीमा चार्ज होने लगता है। मैंने आपको बता रखा था कि 10%, 20%, 30%, जैसे जैसे फोन को आपने चार्ज में लगाया तो जैसे जैसे चार्ज की परसेंटेज बढ़ती है वैसे वैसे चार्ज का जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपने इसका रीजन ही पढ़ा होगा। अब इसका रीजन में मुझे एक बार फिर पढ़ाना है इसी चैप्टर में, ठीक है ना। अभी पढ़ाएंगे आपको, जब हम बताएंगे कि V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, ये रिलेशन होता है, ये जब आपको हम डिराइव कराएंगे तो उस समय बताएंगे अच्छा देखो इस छोटी के आर की वजह से फोन धीरे धीरे चार्ज होने लगता है, जैसे जैसे हाँ ये छोटा आर ना बदलता रहता है। बड़ा वाला आर जो होता है ऐसे खींच करके बनाते हैं ना आप लोग, तो कहते हैं कि यार तो जितना लगा दिया तो नहीं है 5 ओम 10 ओम, लेकिन ना जैसे जैसे फोन चार्ज होता है बढ़ता है ना, जैसे जैसे फोन की चार्जिंग बढ़ती है वैसे वैसे आर बढ़ता है। जब आर बढ़ेगा तो हल्का हो जाएगा, तो धीमा चार्ज करेंगे, तो बाद में पढ़ेंगे ना। तो इधर बहुत अच्छी चीजें हैं, देखना हमें फिलहाल यहाँ सुनेगा। बेटा ओम्स लॉ क्या कब 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 कहेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नहीं कहना तो तीनों है लेकिन कोई बात नहीं, हम कह सकते हैं कि केवल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। व्हेन द फिजिकल पैरामीटर्स पीवीटी, फुल फॉर्म आप जानते हैं, पीवीटी ऑफ एनी कंडक्टर और वायर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, रोल नंबर बोलेंगे तो आर कांस्टेंट ना, अगर ये क्या हो कांस्टेंट हो, देन the current flow, the potential produced across the ends of the wire or conductor is directly proportional to the current flowing through it। तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपाती होगा कब, जब उसका ताप नियत हो, तब आप चाहे तो कर सकते हैं कि ये तीनों नियत हो, तीनों नियत समझ में आ गया। आइए लिखते, तो आपने लिखा सन 1826 में जर्मनी के वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर एवं धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, हाँ, जिसे ओम का नियम कहते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज करिए और लिखिए जब एक मिनट, इस नियमानुसार कॉमा लगाइए, जब किसी चालक की, इस नियमानुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या क्या, ताप दाब आयतन, हाँ, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब व आयतन क्या रहे, नियत या अपरिवर्तित ना, ठीक है। आप जो लिखना चाहें हाँ लिख दीजिए, वही लिखिए, नियत लिखते तो छोटा में लिखा जाता है, आपने लिखा अपरिवर्तित रहे, हाँ ठीक है, वही नियत हो या अपरिवर्तित हो, तब चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह नहीं लगाए थे ना? अच्छा, अगर लगाए होते तो ये भी बंद करना पड़ता ना। इस नियमानुसार के बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इस नियमानुसार के बाद आपने लिखा हो जब भौतिक अवस्था में प्रयोग हो ना, तो आप चाहें तो वहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके लास्ट में खत्म कर सकते हैं ना। ओके, तो अब यहाँ अर्थात करके ये लिखिएगा v प्रोपोर्शनल i, v प्रोपोर्शनल i, ठीक। क्या या बेटा अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पे जोड़ते हैं r, कोई नियतांक ना, और इस r को ही हम लोग अपने फायदे, अपने मतलब क्या इजी के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए आई आर कहते हैं। हम लोग आर आई कहने के बजाय आई आर यही सुने हैं ना। आई आर मतलब इंफ्रारेड तरंगे नहीं है वो ना, तो पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में, ठीक ना, फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर में। तो आप ये लाइन ना लिख करके डायरेक्ट आप ये लाइन लिख सकते हैं ना, बात वही है ना। अरे गुणा करना है तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप याद करके ये लाइन लिखिए और डब्बा बना के सम्मान दीजिए, और नीचे लिखिए जहां आर क्या है, प्रतिरोध। हाँ, जहां आर नूरे जहां है प्रतिरोध है ना। जहां आर अपने से शुरू कर दिए पहले, जहां आर रुकिएगा, कोई काटना नहीं है। जहां आर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं ना। अगर कुछ काटना तो बोलो, मैं बनवा दूं। नहीं काटना है ना, ठीक है। तब लिखिए जहां आर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती जो आप लिखना चाहें नियतांक है तथा जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, तथा जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये भाई यहाँ से तो हम बड़े काले काले आ रहे हैं, पहले से काले हैं। सुने, का लिखा आपने, हो गया ये। अर्थात जहाँ आर क्या है, समानुपाती नियतांक है तथा चालक का प्रतिरोध कहलाता है, ठीक ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब सुनेगा, कुछ चीजें यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। देखिए अब ओम के नियम के से ही हम लोग कुछ प्रतिरोध वगैरह क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा देखेंगे। कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमें समझना, ये हेडिंग कंप्लीट हो गया ना, लेकिन कोई हेडिंग नहीं है, कुछ हम अभी अलग से पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे कुछ समझने के लिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास दो और मार्कर तो है इधर, मेरे पास ये दो मान लीजिए चालक तार है ना, मेरे पास मान लीजिए ये दो चालक तार है, ठीक है ना। ये दोनों दो चालक तार है, आइडेंटिकल है, मतलब सब कुछ बराबर मतलब का लंबाई चौड़ाई मोटाई जिस पदार्थ का ही बना है उसी पदार्थ का ही बना है, सब कुछ बराबर ना, तो इसको आइडेंटिकल कहते हैं, जुड़वा है। तो इधर तो ये पूरी तरह से आइडेंटिकल है। मान लीजिए इसका लंबाई क्या है L, तो इसका भी L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो इसका भी क्या हो गया A हो गया। अच्छा, अगर हम इस दोनों को ऐसे जोड़ें तो पूरा लंबाई कितना 12 हो जाएगा, तो ये कहा जाएगा संयोजन का लंबाई, कॉम्बिनेशन का इंग्लिश में लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका रेजिस्टेंस R था, इसका भी R। तो हम इसको दो तरह से जोड़ सकते हैं आपस में, इन दोनों तारों को, या तो ऐसे जोड़ दें सीरीज में, क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में, या तो फिर समांतर को पार्श्व क्रम भी कहते हैं ना। अच्छा, ऐसे में हम जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो आइए पहले हम सीरीज में जोड़ के देखते हैं ना, ऐसे जोड़ के देखते हैं। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो इस केस में L क्या हो जाएगा बच्चा 2 है, एरिया क्या हो जाएगा 2 नहीं रहेगा ना, ये जितना चौड़ा था उतना ही रहेगा ना। अच्छा हाँ, तो एक वही रहेगा। अच्छा, वो तो हम लिखवा चुके थे। तो अब इधर सुनिएगा, इसके सिरों का विभवांतर क्या, इसके सिरों का विभवांतर क्या था, V था, ठीक ना। तो इतना दूर का विभवांतर V, तो इतना दूर और ले लिए तो कितना हो जाएगा, फिर V 2V। तो इसलिए यहाँ पर पहले V था, ये क्या हो गया 2V। ये पहले की बिफोर आफ्टर ना, ये बातें लिखी जा रही है। तो चलो मुझे बताइएगा, तो हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है, तो आपने कहा कि V = I कहता है, तो यहाँ से R बराबर क्या कहेगा, V/I। तो एक मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब जरा मुझे बताइए, जोड़ने के पश्चात आफ्टर कॉम्बिनेशन ना, आफ्टर कॉम्बिनेशन जब संयोजन कर दिए दोनों तारों को, तब तो अब किस प्रकार का संयोजन किए हैं, ये कहलाएगा सीरीज ना बच्चा। तो अब जरा मुझे बताइएगा, इस प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन किए हैं तो पूरा प्रतिरोध देखिए कितना आएगा जोड़ने के बाद वाला, तो R' अरे RC कहते हैं। R मतलब
रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सी मतलब कॉम्बिनेशन ना, कॉम्बिनेशन का, संयोजन का ना। हाँ। तो इक्वल टू क्या, V बाई V का मान बोलिए 2V। और एक बात बताइएगा, अगर इसमें करंट आई था और इसमें ऐसे तार जोड़ दिए, या मान लीजिए इस वाले तार में करंट आई है, एक और तार आगे जोड़ दिए, तो कितना करंट जाएगा? पहले आई था, अब 2 तार जोड़ दिए तब वो आई ही रहेगा, आई ही रहेगा ना, वही करंट जाएगा ना। तो बताइए आई क्या रहेगा? आई ही रहेगा। तो जरा बताइए नीचे में क्या कहें? आई। ए बेटा ये तो कह रहा है कि आर है, तो कितना हो जाएगा? आर सी बराबर, ये समीकरण 1 कह दिया। ई कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना, तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है का कि प्रतिरोध संयोजन का दुगना हो जाएगा पहले से। तब अगर इस प्रकार जोड़िए कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए, तब इस प्रकार जोड़िए कि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्या लिखा है? बोलिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अगर लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। अगर लंबाई 2L हुआ तो प्रतिरोध भी 2R हो जाएगा ना। ये हम लिख लेंगे अभी दिखाते समय, ये अभी शॉर्टकट चल रहा है ना। आ जाइए इधर, शॉर्टकट पेपर में लिख दिए, शॉर्टकट नंबर आ जाएगा तो हमें मत नहीं करेंगे ना, नहीं तो लॉन्ग कट लिखना पड़ेगा। अच्छा पैरेलल, अब चाहे इसको ऐसा जोड़िए कि इसका लंबाई क्या हो जाए? उतने रह जाए। तो कैसे जोड़ेंगे? समांतर। तो समांतर में जोड़ेंगे तो बताइए L का लिखा जाए, L क्षेत्रफल का लिखा जाए 2A। बोलिए तो A हो जाएगा 2A, और उसके बाद क्या है? V कितना हो जाएगा? V का है कार्य है, कार्य V क्या है? कार्य। V इक्वल टू W बाई Q कार्य है। अब आपको पता है कार्य विस्थापन पर डिपेंड करता है। अब विस्थापन जितना है उतने रहोगे ना, तो इसलिए V का रहेगा, V रहेगा। I का हो जाएगा 2I। हाँ काहे? 2 तारों में धारा जारी। हाँ इसमें भी आई, इसमें भी आई, आई नहीं 2I ना, तो 2I हो जाएगा। तो अब जरा बताइएगा आपने वैसे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? ओम के नियम से ना, क्या लिखा है? बोलिए ओम के नियम से RC बराबर, RC डैश कह देते हैं, एक बार RC ले चुके थे ना, क्या लिखा है? ओम के नियम से। तो RC बराबर ओम के नियम V बराबर आई आ रहा है, बना लेंगे वो ना, तो R बराबर बना लेंगे, V बराबर आई होता है, तो ये अपना लिखा हो। RC डैश बराबर क्या हो जाएगा? V बाई अभी की जगह बोलिए आई की जगह 2I। तो यहाँ से बताइए इसको क्या करें? R, तो R बटे अरे 1/2 है, RC डैश ना। ओ भाई साहब, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि अगर तार को ऐसे जोड़िए कि उसकी लंबाई में कोई फर्क ना पड़े, परंतु उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? दुगना, तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ कहेंगे कि आधा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि चालक तार का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है ना, नया वाला प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीजेस ना। तो अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। और ये बात वैसे भी समझ, देखिए आपको मैं बता दूं, प्रतिरोध को समझने का बहुत बढ़िया तरीका का है। अभी इसके बाद अगला हेडिंग हमारा प्रतिरोध रहेगा ना, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध पहले है क्या? प्रतिरोध इज द अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का है गुण है, प्रॉपर्टी अपोजिंग। तो प्रतिरोध का है गुण है, कौन सा गुण है? विरोधी गुण है। प्रतिरोध क्या है? गुण है, चीनी नहीं है बेटा, गुण है ना। तो प्रतिरोध क्या है? गुण है। कौन सा गुण है? विरोधी गुण है। ला के रख दीजिए भाई, खा जाए ना, चीटे लगे हैं इधर। तो प्रतिरोध वह विरोधी गुण है जो धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है, अवरुद्ध करता है, हिंड्रेंस डालता है, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। अब सुनना, तो प्रतिरोध को हम कई तरीके से, प्रतिरोध को हम लोग समझने के लिए क्या, देखिए प्रतिरोध को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कक्षा 11 में कुछ और नाम से हम लोग पढ़े थे, श्यामता पढ़े थे। श्यामता, विस्कोसिटी। मैंने बता रखा था कि जमीन पे हवाएं धीमी या कम चलती हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तेज चलती हैं। और एग्जांपल, नदी का पानी नीचे धीरे चलता है, ऊपर तेज चलता है। नदी का पानी बॉटम में, सरफेस पे अंदर धीमे फ्लो करता है और ऊपर तेज फ्लो करता है, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि नीचे घसीट रहा है। अब थर्ड क्या पढ़ा? उसी नदी के पानी में एक और एग्जांपल था, किनारे में धीमे चलेगा, बीच में तेज चलेगा।
तो वहां पर क्यों ऐसा, क्योंकि किनारे पर जमीन है ना, तो हाँ, पानी जब विरोध जाएगा तो करती जमीन है। रुका है, तो पानी कहता है कि तुम भी चलो, जमीन कहता है ना भैया तुम भी रुक जाओ। हाँ, समझे ना, विरोध दोनों अपना करता अपना इम्पोज करना चाहते हैं हाँ। उस पर अपनी विचारधारा को, तो इसलिए उसकी स्पीड का गति है कम हो जाती है। है। तो अब यही चीज जो है यहाँ पर घर्षण में भी कक्षा क्या पढ़ा था, हाँ। घर्षण पढ़ा था जो, हाँ। तो घर्षण क्या है, विरोधी गुण है, हाँ। हमेशा वस्तु के गति के विरोध। विपरीत दिशा में लगता है, आपने पढ़ा था। तो घर्षण भी क्या है, प्रतिरोध है। ये क्या है, ये अभी क्या बोले हम एग्जांपल, श्यानता, श्यानता भी क्या है, श्यानता भी क्या है, प्रतिरोध विरोधी गुण है। है। हाँ, अब धारा को जब रोक रहा है तो उसको घर्षण तो कहेंगे नहीं, धारा को घर्षण कहते नहीं, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। और व्यक्ति को ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हमारा भारत इंडिया में जन्म हुआ, हमारा कितना प्यारा सा नाम, माता पिता अनमोल, सब कोई अनमोल है, समझे ना, अनमोल, ठीक है ना। तो और दूसरा कोई एग्जाम्पल दीजिए अनमोल शब्द का। ना अनोखा अलग चीज है, क्या चीज है? यूनिक को अनोखा होता है ना, कोई अलग चीज होता है। अनमोल मतलब क्या होता है, या एक कोई एग्जाम्पल बताइए। प्रीसियस, अच्छा हिंदी में तो हम लोग अनमोल कहते हैं, मतलब कि जिसका मूल्य ना हो, आप करेंगे ऐसा चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, सब example- विरोधाभास हो गया, नहीं विरोधाभास हो गया। हिंदी में अनमोल शब्द का अर्थ होता है कि जिसका कोई कोई मोल मूल्य ना ना हो। हो। तो इंग्लिश में कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, Precious। प्रीसियस मतलब कॉस्टली हो गया, हाँ। ये तो विरोधाभास हो गया। प्राइसलेस कहिए, प्राइसलेस, रिम उठा के लेके जाओ, ऐसा नहीं है, ना देखिए इसका मतलब ये होता है, अनमोल चीज़ें ये होती हैं, अनमोल चीज़ें ये मत सोचिए कि गुरु जी का नाम है इसलिए ना। हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे तो हमारे एक मिश्रा सर थे, हमको पढ़ाते थे और कह रहे हैं कि अजी तुम्हारा अनमोल कौन नाम रख दिया है। तो हमें लगा कि अरे हमें ऐसा बोले वो तो हमें हीन भावना हो गया कि हमारा नाम मतलब खराब है। अच्छा जब हमें अपने नाम का एक्चुअल में अर्थ पता चला ना, तब जाके हमें लगा अच्छा नहीं माता पिता ने अच्छा नाम रखा है ना, तब पता चला। नहीं तो पहले हमें भी अनमोल कुछ नहीं होता है, यही लोग मानते थे ना। लेकिन सुनो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, आप अपने सोचिए किन चीज़ों को खरीदा नहीं जा सकता, वही अनमोल होंगी, है ना। नाम रख लेने से थोड़ा कोई अनमोल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। हम उस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सब की बात कर रहे हैं। जैसे ज्ञान हो गया, नॉलेज का कोई मोल नहीं है, ठीक है ना। आप इनका गुरु जी पैसा देकर तो पढ़वा रहे हैं आपसे, वो ये ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक तरीके पे आप जो ज्ञान दे रहे हैं गलत चीज़ है ना। लेकिन अगर सच में कहा जाए तो ज्ञान, देखिए हम लोग शिक्षक अध्यापक ये काम कर रहे हैं, गुरु से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान ना। तो ये तो हमारा ज्ञान व्यवसाय जीवन में कभी यूज कर पाते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत, हाँ स्विच व्यवसायिक तरीके से हम इससे जुड़े होते हैं, ना। अब व्यवसायिक तरीके से हमारा कहीं ना कहीं हमारी पूरी जीवन अफेक्ट होता है व्यवसायिक तरीके से भाई। अरे व्यवसाय से हमारे ही हमारा जीवन का, अगर आप देखिए आपको पूजा पाठ करने का तभी ख्याल आएगा जब पेट भरा रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है कि व्यवसाय डायरेक्ट जुड़ा होता है हमारे पूरे इस लोक से भी और उस लोक से भी ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए तो अनमोल चीज़ें जैसे क्या होती है, जैसे स्नेह, प्रेम हो गया, ठीक है ना। वो अलग अलग जगह पे प्रेम का भी स्नेह है, अलग अलग मतलब प्रेम का भी अपना नाम है अलग है। वो वात्सल्य भी होता है, ईश्वर से प्रेम बालक के रूप में, वो सब पढ़ा होगा आपने। तो अब ये जैसे ज्ञान हो गया, नॉलेज, तो नॉलेज का तो कोई आप कीमत लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो नौ चौर हारे में पढ़ा होगा आपने ना, नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इधर सुनिए। अरे चोर ना तो इसे चुरा सकता है ना, तो समझ रहे हैं ना। हाँ तो बस वही बात, आत्मा की तरह ना। आ जाइए, अच्छा वापस यहाँ आइए। अब अभी पीएम का ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का एक कोट बड़ा फेमस हुआ है अभी, जब नालंदा विश्वविद्यालय भी अभी फिर से वापस सर्टिफाइड हुआ है ना, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आग की लपटें किताबों को तो जला सकती हैं लेकिन ज्ञान को नहीं जला सकती ना। तो ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमारा, सही बात है कि बहुत, अब जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट वहाँ पड़े थे, समझ रहे हैं ना। तो वो तब ठीक है ना, आइए यहाँ देखते हैं। तो बताइएगा जैसे जैसे क्षेत्रफल, अगर किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। एकदम स्पष्ट हुआ कि नहीं, लिखने के लिए तैयार है? आ जाइए, पैरा चेंज करिए। तो हम लोग लिखते हैं, माना दो, हम उठा लेते, माना दो, इधर सुनिएगा। ये क्या है ना कि अगर हम इसको लिखवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप पीडीएफ से लिख लेंगे। यहाँ सुनेगा, ये बात यहाँ से स्पष्ट होगी कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं। तो अगर हम कहें आर प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, कोई एतराज? यहाँ से बताइएगा कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक काम करते हैं, इसको छोड़िए, इसको समीकरण 1 कहिए और इसको कहिए समीकरण 2। तो बताइए 1 और 2 को मिलाइए, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, प्रोपोर्शनल हटा दो तो कोई नियतांक जगह रो। अरे विशिष्ट प्रतिरोध, ना विशिष्ट प्रतिरोधकता,
इलेक्ट्रोस्टैटिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल। अब सुनना, हाँ रो क्या है, रो विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चालक के नेचर पर, नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब उस जिस चीज का बना है चालक ना, अरे जैसे सोने का है, चांदी का है, तांबा का है, ठीक है, समझ रहे ना, तो उसके नेचर पर, प्रकृति पर, वो किस चीज का बना है उस पर डिपेंड करेगा। और सेकंड थिंग इज दैट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब सुनना, बिहार टीचर का पेपर जो हम देने गए थे, जो लीक हो गया था हमारा पेपर ना, तो उस पेपर में ये पूछा था कि आग किस पर डिपेंड करता है, और उसमें हाई नहीं था, नहीं ये नहीं, नेचर भी था और टी भी था। और ऑप्शन में 5 ऑप्शन आते ही बताया था, तब देख लो। अगर ये नहीं पता होता कि टी पर भी ये डिपेंड करता है तो मोए हो जाता है, समझ है ना। तो आइए जरा बताइए, ये समझ में आ गया। बस एक बात याद रखना, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक चालक तार है, मान लीजिए ये तार है, इस तार की पूरी लंबाई इस समय 10 ओम है। हाँ। इस तार की पूरी लंबाई क्या है, 10 ओम है, ठीक है ना। हाँ। लंबाई 10 अरे ओम। सॉरी, अरे हमें लगा प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है, इसकी लंबाई आधा कर दी है, प्रतिरोध कितना, आधा। 5 हो गया। लेकिन सुनना, अगर इसका रो 2 है, इसका आधा कर दिए, तब रो कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, नेचर थोड़ा बदल जाएगा। ये जिस चीज का है, चांदी का तार लिए हैं, चांदी का लिए है तो आधा कर देंगे तो सोने को हो जाएगा, नहीं चांदी रहेगा, हाँ चांदी रहेगा तो वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो रो हमें क्या, किस पर डिपेंड करता है, नेचर पे। तो रो चाहे हम इसका कितना टुकड़ा कर दे, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछेगा ना कि नेचर पे डिपेंड करता है, ओके ठीक। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन में बच्चों PDF से लिख लेंगे। आइए हम